अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याद शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, तीन अहम तरीन खबरें आज आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहली खबर यह है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को उनके अपने ही कुलीग्स ने आईना दिखाया है। एक बड़ा ही, आप समझ लें कि शर्मिंदगी का मुकाम है उनके लिए कि जो उनके अपने कुलीग्स ने फैसला किया है, उस पर आज बात करेंगे। दूसरी अहम तरीन खबर यह है कि माहरंग बलोच, जो इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं जो उनको नहीं जानता, इस्लामाबाद में जो धरना हुआ, जिस तरह वो मर्दों की तरह पामर्दी से डटी रही, उन्होंने आंसू गैस, उन्होंने लाठी चार्ज, हर तरह की धमकियों का मुकाबला किया, वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या खतरा बनती जा रही हैं। और आखिरी खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जो है उसने नवाज शरीफ को चैलेंज किया है। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ के चैलेंज वाली खबर पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को क्या चैलेंज दिया है। बिलावल भुट्टो ने ये देख कर के पहले तो उनको DGISI ने काफ़ी हद तक यकीन दिला रखा था कि जरदारी साहब को भी, कि बिलावल ही आइंदा वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब तक अभी इंतखाबात अनाउंस नहीं हुए थे। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ की वापसी हुई और इस मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स की उनको चूंकि पुश्तनाही हासिल थी और नज़र आना शुरू हो गया पीपल्स पार्टी को इस वक्त के नवाज शरीफ लाडला है, और इसके बावजूद कि इस वक्त तारीख में, यानी कि मुझे 31वां साल है सहाफत के इस मैदान में, मैंने इस कदर मकबूलियत किसी सियासी रहनुमा की नहीं देखी। मैंने ये सुन रखा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत मकबूल थे। वो कितने मकबूल थे वो मुझे मालूम नहीं। मेरे सीनियर सहाफ़ियों ने और ख़ुद मेरे वालिद बुजुर्गवार जो हैं वो खुद पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, उन्होंने मुझे बता रखा है कि भुट्टो बहुत मकबूल थे। लेकिन मैं अगर अपनी 31 साला सहाफ़ती ज़िंदगी का अगर मैं उसमें जायज़ा लूँ तो इमरान खान से ज़्यादा मकबूलियत किसी रहनुमा को आज तक मैंने मिलते पाकिस्तान में नहीं देखी। तो इसके बावजूद कि इमरान खान के ऊपर आज वही वक्त है जो कभी मैंने सुन रखा था अपने सीनियर सहाफ़ियों से और अपने वालिद से कि भुट्टो ने इलेक्शन में खंबे खड़े किए थे और वो इलेक्टेबल्स के मुकाबले में खड़े हुए थे और सिर्फ पीपल्स पार्टी के निशान पर उनको वोट मिले और वो इलेक्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर मामला भुट्टो साहब से मुख्तलिफ है। यहाँ पे निशान ही छीन लिया गया है। इसका मतलब है कि ये मामला कुछ और है, ये मकबूलियत किसी और लेवल तक पहुँच चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट इस कदर खौफजदा है कि वो PTI को उसका इंतखाबी निशान ही नहीं देना चाहती। तो बात हो रही थी बिलावल और नवाज शरीफ की कि जैसे ही जरदारी साहब को महसूस हुआ कि इस वक्त नवाज शरीफ लाडला है और पीपल्स पार्टी तमाम तर मकबूलियत के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट उसको दीवार से लगा रही है और सुप्रीम कोर्ट के जरिए लगा रही है, इस पर भी मैं आऊँगा कि जो उसका बल्ला का निशान उसे वापस लिया गया। तो अब बिलावल ने नवाज शरीफ को चैलेंज दिया है कि उससे उनके साथ 8 फरवरी से पहले पहले किसी मुकाम पर बैठ के मुनाजरा कर लें, ऑन एयर मुनाजरा करें, ताकि आवाम देखे, जिसमें वो भी अपनी कारकर्दगी बताएं और नवाज शरीफ भी अपनी कारकर्दगी बताएं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये नूरा कश्ती का एक सिलसिला है जो इन दोनों जमातों के दरमियान जारी है। मेरी इतलात के मुताबिक आसिफ जरदारी साहब के हवाले से नून लीग से बजरिया एस्टेब्लिशमेंट ये भी तय पा चुका है कि अगर कोलिशन हुकूमत बनती है, और जो कि बनेगी, नून लीग इस पोजीशन में नहीं है। आप जिस कदर मर्जी धांधली कर लें, PTI के आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीतेंगे और इस वक्त वो अवाम से वोट लेने की खातर वो कुरान पे हलफ भी दे रहे हैं कि हम किसी तौर भी अपना ईमान नहीं बेचेंगे। हम इमरान खान के नाम पर अगर वोट लेंगे तो हम इमरान खान के साथ वफा करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। और ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि इन लोगों को बाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल करवाया जाएगा, इस तरह करके, और KPK से जो कामयाब होंगे उनको परवेज़ खटक के साथ अलाइन करवा के हुकूमत बनवाई जाएगी। KPK में तो बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त परेशान है कि कितनी धांधली करें कि KPK में इमरान खान का जोर तोड़े, क्योंकि इस वक्त मुल्क में अगर कहीं सबसे ज़्यादा जोर इमरान खान का है तो वो KPK का सूबा है। उसके बाद बात मैं कर रहा था कि ये उम्मीदवार जो आज़ाद थे ये कुरान पे हलफ दे रहे हैं ताकि इनको वोट मिल सके। कई नौसरबाज भी इमरान खान की तस्वीर लगाकर आज़ाद उम्मीदवार आवाम से वोट लेना चाहते हैं। तो ये एक कोलिशन हुकूमत ही बनेगी। नून लीग इस पोजीशन में नहीं है कि वो सादा अक्सरियत भी ले सके, तो इसमें पीपल्स पार्टी को साथ मिलना पड़ेगा। एक बार फिर PDM इकट्ठी होगी जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब, जिनको गैबी इमदाद आज तक मिलती रही, उनके सारे खर्चे ही गैबी इमदाद से चल रहे हैं, वो भी शामिल होंगे, वो भी अपना हिस्सा लेंगे।
जिस तरह पिछली 16 माह की हुकूमत में इन्होंने बंदर बांट की, इन्होंने करप्शन की, इन्होंने लूट मार की। तो आसफ जरदारी साहब को सदर बनवाना चाहती है पीपल्स पार्टी, और इस हवाले से नून लीग को पैगाम भी पहुंचाया जा चुका है। लेकिन अवाम को इलेक्शन का एक पूरा माहौल दिखाने के लिए बिलावल कोशिश कर रहे हैं कि सख्त बयान दें, और नून लीग की क़यादत की जानिब से एहसन इकबाल और दीगर उन सख्त बयान का जवाब दे रहे हैं कि अवाम को यह तासुर जा सके कि नहीं, हम इकट्ठे नहीं हैं, हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफ हैं। दूसरी खबर मैंने आपसे डिस्कस की थी कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने एक ऐसा तारीख साज फैसला दिया है कि जिसके बाद ना सिर्फ साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को और लाहौर के हल्का NA 119 में मरियम नवाज के खिलाफ खड़े होने वाली वो नाजुक अंदाम PTI की कारकुन लड़की सनम जावेद जो है उसको और उनके साथ दीगर को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त मिली है, जिससे अब जो मरियम नवाज हैं उनके हाथों के तोते उड़ने शुरू हो गए हैं। पहली बात यह है कि मैं बड़ा परेशान और हैरान हुआ जब मैंने इस मुल्क के दो सीनियर सहाफ़ियों को, जिनको मैं वाकई बहुत सीनियर समझता हूँ, मज़हर अब्बास साहब और आमिर मतीन साहब को, जब मैंने उनके प्रोग्राम को देखते हुए उनके मुंह से ये सुना कि अगर नवाज शरीफ यास्मीन राशिद के मुकाबले में अपनी आबाई सीट हार जाते हैं तो उनकी सियासत इसी लाहौर में दफन हो जाएगी, और उनकी वजारत उज़्मा भी गई। दोनों ने तकरीबन मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही बात की, और उसमें दोनों ने मुख्तलिफ अल्फाज में एक बात यह भी की कि आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी कि एक 72 साल की कैंसर की मरीजा जिसके आपने हाथ पांव बांध के उसको जेल में रखा हुआ है, वो आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीत जाए। तो ये मरियम नवाज के लिए भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने इस अमल से साबित कर दिया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो बल्ला PTI से छीनने का गैर आइनी फैसला दिया, जो गैर कानूनी फैसला दिया, उन्होंने इस फैसले के मुंह पर ये थप्पड़ मारा है अपने उसके जरिए। और आखिर में मैं बात करूंगा माहरकम बलोच की, उसकी जुर्रत की, उसकी हिम्मत की, कि जिसने इस वक्त इमरान खान के बाद इस्टेब्लिशमेंट की नींदें उड़ा रखी हैं। जिस तरह उस लड़की ने, धान पान सी लड़की ने यहाँ पर धरना दिया, तमाम बदतमीज़ी का इस्लामाबाद पुलिस की मुकाबला किया, लाठियाँ खाईं, आंसू गैस के शेल खाए, धमकियाँ बर्दाश्त की, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ से हिले नहीं, यहाँ बैठे रहे। उसका जितना फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल कोयटा पहुँचने पे हुआ, और जिस तरह उस धान पान सी लड़की को बलोचों की रवायती पगड़ी पहनाई गई जो कि उनके सरदारों के सरों की ही जीनत बनती थी, और जो उसने कोयटा पहुंचकर नारे लगाए, और जितने वो ख़तरनाक नारे थे मैं वो यहाँ पे दोहरा नहीं सकता। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एक बड़ा ख़तरनाक खेल है जो हमारे अरबाब इख्तियार खेल रहे हैं, और मुझे खुदा न खास्ता ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद जिन लोगों ने 16 दिसंबर 1971 में एक अलमनाक हादसे को देखा और जो आज तक उसको महसूस कर रहे हैं, वो खौफजदा हैं कि शायद हमारे अरबाब इख्तियार इस मुल्क को किसी एक और हादसे का शिकार करना चाहते हैं। जो तकरीरें कोयटा में हुई, माँ रंग बलोच ने जो नारे लगाए वहाँ पे जाके, मैं किसी तौर पे उनको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उनके लोग मिसिंग पर्सनस हैं, उनके दिल दुखे हुए हैं, और इस वजह से वो वहाँ पर ये एहतजाज करने पे मजबूर हैं। इस्लामाबाद में किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, इस्लामाबाद में उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, उनको लाठियाँ मारी गईं, उनके ऊपर आंसू गैस के शेल फायर किए गए। इस वजह से वो लोग दुखी दिल से यहाँ से वापस गए हैं। मेरी आज भी अपील है कि इनके साथ बैठकर बात करें, इनको डराएं मत, इनको धमकाएं मत, इनको पुलिस के हवाले ना करें, बैठ कर इनके जायज़ मुतालबात को सुने और इनके उन मुतालबात को हल करें ताकि मुल्क को किसी और अलमनाक हादसे से बचाया जा सके। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।